यस स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपनी पहली क्लास में भी देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ दैट चैप्टर और दैट टॉपिक दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी आस्क्ड ईदर यू आर appearing for 12th class CBSE board exam or for NEET exam or for QAT related to the graduate courses of science department or even in many of the competitive exams also. बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी आजकल क्या है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे साइंस के हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो आज हम जो इसका चैप्टर 9 है CBSE का क्लास 12th का, उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपको बता रही हूँ। लाइक बायोटेक्नोलॉजी इज़ व्हाट, जैसे DNA को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ। सो इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जिससे रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है और जिससे हमारी सबकी ज़िंदगियां चेंज हो रही है। लाइक when we are using different processes of biotechnology, then it is actually used everywhere, whether it is related to healthcare, whether it is related to agriculture, and whether it is related to pharmaceutical and industrial companies also. बेस, इस सब का बेस बायोटेक का क्या है, जो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, एंड दैट इज़ DNA। और अगर आप DNA में देखो, DNA सारा बेस पेयर से बना हुआ है, इसके अंदर शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन है, डिफरेंट साइट्स है। सो DNA जो है जिसको काटना पड़ता है, वी आर कटिंग इट एट डिफरेंट साइट्स, दैट आर द इंजीनियरिंग साइट्स। So next, when we are talking about genetic design, before discussion that ये कैसे बनता है और कैसे होता है, that we have actually two types of traditional and modern biotechnology. If we talk about our grandmother, तो हमारी grandmother जो है, नानी दादी, ये लोग भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। बट वेयर in that case they were using, and still also people are using, fermentation process. So traditional biotechnology में that अगर हम उनको define करना है तो उसमें आ जाता है कि using living organisms or enzymes in their natural state for human benefit. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस में माइक्रोब मीडिएटेड है, और एग्जांपल है मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड और वाइन। अब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म और लाइव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें आ जाता है यीस्ट। यीस्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है जिससे ब्रेड बनता है, लेकिन कर्ड के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आ जाता है लैक्टोबैसिलस। बट आज की डेट में अगर आप कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इनो भी यूज़ करते हैं। तो इनो के अंदर एक्चुअली क्या है, एंजाइम्स आर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो एंजाइम्स हैं जो हमारा हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में, जाइमेज और इन्वर्टेज, सो दीज एंजाइम्स आर ऑल्सो देयर विच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर फर्मेंटेशन एंड मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो ये जो मैंने डिस्कशन किया है, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना और टोडी और मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर। सो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने उनके DNA लेवल पे कोई चेंजेस नहीं की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिंपली कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके सारे के सारे एंजाइम एज सच जो उनमें थे एक्सट्रैक्ट आउट करके उनसे प्रोडक्ट बनाया जाता है। On the other hand, in case of modern biotechnology, the modern biotechnology की एक definition मिली है जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने दी है। According to this, the integration of natural science and organisms, सेल्स, यहाँ पे वर्ड बहुत ध्यान से जो देखना है हमने वो है इंटीग्रेशन, कि नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया है ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नो क्रिटिकल डिस्टिंक्शन इसमें क्या आता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। मेनली ट्रेडिशनल हमारे पास DNA है, इस DNA के अंदर
चेंजेस करके, चाहे तो हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हेल्थ केयर के लिए या फिर फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, बट इस केस में हम मॉडिफाइड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डीएनए, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हम इसके कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं. तो जो हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं उससे पहले कि ये इन सब को आइडेंटिफाई किसने सबसे पहले किया. सो देयर वर एक्चुअली 2 साइंटिस्ट हु आर वेरी वेरी फेमस फॉर मेकिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो उनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये पॉसिबल हो पाया. लाइक हर्बर्ट बॉयर ने 1969 में, so he studied restriction enzymes in E. coli. Now in my previous video also I explained you कि restriction digestion और restriction enzymes क्या होते हैं. लाइक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को स्टडी किया कि ये ई कोलाई में मिलते हैं, तो ये काम किया था हर्बर्ट बॉयर ने. और देन ही ऑल्सो नेम्ड दीज एंजाइम्स एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे, सीजर मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे कट कर रहा है डीएनए को एट स्पेसिफिक लोकेशंस. सो लीविंग ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड्स मीन्स अगर आप इसमें देखें, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक प्लाज्मिड डीएनए है, और प्लाज्मिड डीएनए मिलता है ई कोलाई सेल के अंदर, और कई बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए मिलता है. सो प्लाज्मिड डीएनए मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सोर्स बताया इसमें सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड जो है उसके स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे था उस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया. अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जब यहाँ पे कट किया तो एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, और जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू. जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, सिमिलरली डीएनए लाइगेज इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू. सो जहाँ पे इसको रिमूव करके डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट बनाया और फिर फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या था. स्टैनले कोहन ने ये बताया कि देयर आर स्पेशलाइज्ड प्लाज्मिड्स, दीज आर द वेक्टर डीएनए, वेहिकुलर डीएनए विच आर कैरिंग डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट. सो स्पेशलाइज्ड इन प्लाज्मिड्स, these are small circular DNA molecules which replicate autonomously, self-replicating in the bacteria. So he developed methods, मतलब उसने काम क्या था, पहले तो उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मिड्स जो है वो नेचुरली ई कोलाई बैक्टीरिया या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, जो कि एक डीएनए होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. और he also developed methods to remove plasmids from cells and reinsert them into others. Now जब हम बात करते हैं हर्बर्ट बॉयर की, हर्बर्ट बॉयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता किया, देन स्टैनले कोहन ने प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बताया. तो इनके अंदर और ये सारी टेक्निक यूज़ करके एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है. सो देयर 1972 कोलैबोरेशन कंबाइनिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विद प्लाज्मिड्स वाज द बेसिस अपॉन विच मॉडर्न बायोटेक वाज फाउंडेड. सो नेक्स्ट कम्स, अब इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सो two more core techniques of modern biotechnology. अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से बनाई जाती है उसका फर्स्ट पिलर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ बीइंग डन, एंड हम उसको मॉलिक्यूलर डिज़ाइन ऑफ द ब्लूप्रिंट भी हम कह सकते हैं. सो डेफिनेशन एज वी हैव ऑलरेडी डन, जो कि EFVB ने दिया था, लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें आ जाता है कि टेक्निक्स टू प्रिसाइजली ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA. प्रिसाइजली जब हम DNA या RNA की स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, और प्रोसेस में क्या है कि फाइनली जब आप चेंज लाते हो, चेंज करने के बाद उसको वेक्टर डीएनए के थ्रू होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, दिस लीड्स टू चेंज इट्स फिनोटाइप. फिनोटाइप यू नो, एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो दिस ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि जब हमने किसी भी तरह की डीएनए लेवल पे चेंज करनी है,
पहले हम क्या करते थे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड में, आपने ये पहले यूनिट में भी पढ़ा है, रिप्रोडक्शन यूनिट में, प्लांट रिप्रोडक्शन में, दैट हमारा काम होता है इमेस्कुलेशन करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन के लिए हम दो डिज़ायर्ड प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक प्लांट जिसको मेल पार्ट लेते हो, एक को फीमेल लेते हो, लेकिन उसके हम डिज़ायर्ड फीचर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्रॉप की बात करती हूँ, एक प्लांट जो है जिसको हमने मेल लिया है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा प्लांट जो है वो हाई यील्ड दे रहा है। तो जब हम उन दोनों को हाइब्रिडाइज करवाते हैं, तो हाइब्रिडाइज करने से क्या होता है कि साथ में एक चीज़ क्या, जब जीन पूल जाता है, एक डिज़ायर्ड जीन नहीं जाता, जिसमें क्या होता है कि डिज़ायरेबल जीन्स, जैसे मैंने दोनों बताए, जीन फॉर गुड यील्ड एंड जीन फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, ये तो हाइब्रिड में आ जाएगा, पर उसके साथ साथ उसमें कई बार अनडिज़ायरेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम अनडिज़ायरेबल जीन्स भी ट्रांसफ़र हो जाते। लेकिन जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करोगे, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपका स्पेसिफिक डिज़ायर्ड डीएनए जो है वही ट्रांसफ़र करता है। देन सेकेंड पिलर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकेंड पिलर ऑफ मॉडर्न बायोटेक इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने डीएनए लेवल पे चेंजेस कर दी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आ जाती है विच इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। नाउ डेफिनेशन में क्या, दैट मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट एंड द पर्पज़ टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड। हमारा मेन मतलब ही ये है कि जिस माइक्रोब और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने डिज़ायर्ड डीएनए डाला है, उसको हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, लार्ज क्वांटिटीज़ में। एंड और दिस प्रोसेस मेनली बायो प्रोसेस जो है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स एट द लार्जर स्केल। नाउ आफ्टर डिस्कशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दो प्रोसेसेस थे। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि हर्बर्ट बॉयर ने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए डीएनए में चेंजेस लाने के लिए। तो स्टैनले कोहन ने क्या बोला कि प्लाज्मिड है, कि प्लाज्मिड को हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो बायोटेक है, इसमें दो प्रोसेसेस यूज़ होती हैं। पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें डिज़ायर डीएनए में चेंज करते हैं, और दूसरी क्या होती है, बायो प्रोसेस से इंजीनियरिंग जिसमें हम उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स, ये सारे प्रोसेस को करने के लिए, ये जो मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के, देयर इज़ अ टूल किट जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक टूल किट, एंड 4 टूल्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो व्हाट आर द 4 टूल्स विच आर रिक्वायर्ड? द फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो अभी हमने हर्बर्ट बॉयर ने बताया। देन सेकेंड आ जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, इट कैन बी प्लाज्मिड, इट कैन बी कॉस्मिड, इट कैन बी फाजिस, इट कैन बी एनी एनिमल सेल और प्लांट सेल also. देन कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हो सकते हैं। देन पीसीआर से भी हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी एनहांस्ड बाय यूजिंग पीसीआर। देन नेक्स्ट कम्स अबाउट डिटेलिंग। अब सबसे पहला जो टूल किट का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना इसका रोल क्या है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं डीएनए को कट करते हैं, लेकिन एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनएज 1। अब डीएनएज 1 भी डीएनए को कहीं पे भी इसने कोई डीएनए को देखा और ये उसको कट कर सकता है। अब डीएनएज 1 और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है? अभी मैंने जो वर्ड बोला कि डीएनएज 1 कहीं पे भी कट प्रोड्यूस करते, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, वो कहीं पे भी नहीं करते। उनका क्या होता है काम कि वो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो भी आगे उसमें भी नॉर्म है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होना चाहिए दैट इज़ 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, अब जब वो 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरा, वो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक ये वर्ड यहाँ यूज़ किया हमने। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हिंदी में अगर हम कहें उल्टा सीधा एक समान, जैसे बल्ब, बल्ब, जैसे कि इंग्लिश में हम लिखते हैं मलयालम,
मीन्स उसको राइट और लेफ़्ट साइड से पढ़ें तो आपको सेम नज़र आता है। सिमिलरली जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको ये कट करता है कि कोई एक सीक्वेंस जैसे हमारे पास है GAATTC, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएगा CTTAAG 5'। इस साइड से 5' से 3' से अगर आप इसको स्टडी करते हो, पढ़ते हो तो रीड करते हो तो आता है GAATTC। सेम ये इस साइड से पढ़ते हो तो सेम आता है। सो सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विच आर सेम व्हेन वी रीड इट फ्रॉम 5' टू 3'। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की दो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली। क्या क्या? नंबर 1, वो रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या की कि वो 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग फ्रेगमेंट को ही कट करते हैं। थर्ड हमने कहा कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो है उन्हीं को ही कट करते हैं। लेकिन वो कट कहाँ पे करते हैं? सो कट जो आता है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स। एज अ रिजल्ट जब वो कट करते हैं तो कौन से एंड्स आते हैं? स्टिकी एंड्स। सो द स्टैगर्ड कट लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो डबल स्टैंडर्ड थे तो जो कट्स आते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स। These are sticky because they can hydrogen bond with the complementary ends from any DNA cut by the restriction enzyme। इस चीज़ को आपको डायग्राम की फॉर्म में यहाँ बताया है। ECO R1। अब मैकेनिज़्म क्या है इसमें? ECO R1 मैकेनिज़्म क्या? पहला स्टेप है रिकॉग्निशन, सेकेंड स्टेप है कट और तीसरा स्टेप है सेपरेशन। सो रिकॉग्निशन में एक हमारा एंजाइम है जिसका नाम है ECO R1। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC को इस पूरे DNA में रिकॉग्नाइज किया। फिर उसके बाद इसका कट कहाँ आता है? यहाँ पे कट कर दिया। फिर थर्ड है वो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया। यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँ कि ये ECO R1 कैसे, हमने पहले ही पढ़ा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये बैक्टीरिया की बॉडी में पाए जाते हैं। रीज़न बीइंग like in our body we are having defense mechanism of immunity, similarly in case of bacteria, in the bacterial cell they are actually having they are threat from the virus or the phages. So what these restriction enzymes of bacteria are doing, that they are actually cutting the foreign DNA। means अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो एज अ रिज़ल्ट जैसे ही वायरस DNA बैक्टीरियल सेल में जाएगा, बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसको काट के इसको इनएक्टिव कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसका बैक्टीरिया का अपना DNA भी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्यों नहीं कट कर पाता? क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हुई होती है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है अबाउट दैट एवरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ हैविंग टू प्रॉपर्टीज़। वन इज़ मिथाइलेशन, that is the modification of its own DNA and protecting its own DNA, host DNA, from the digestion by restriction enzyme. And the second thing is regarding the restriction enzyme of any viral DNA, that it can recognize 4 to 6 base pair long palindromic sequence और उसको काट देता है। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, ठीक है, अब इसका ये नाम ECO R1 क्यों है? सो नाम ऐसा लिखा जाता है कि जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ये उस बैक्टीरिया का जीनस रहता है। जैसे कि इस चीज़ में है एस्चेरिशिया। देन सेकेंड 2 अल्फ़ाबेट्स जो आते हैं वो स्पीशीज़ होंगे, दैट इज़ कोलाई। देन नेक्स्ट R जो होता है, देन फोर्थ अल्फ़ाबेट जो होता है वो होता है स्ट्रेन, RY13। देन उसके बाद जो हम डालते हैं रोमन में 1 2 3, ये होता है डिस्कवरी। बिकॉज एक बैक्टीरिया के अंदर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। सो ECO R1 जब आया तो वो उसका फर्स्ट रिकॉग्निशन दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बोला कि कट प्रोड्यूस करता है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह के कट प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड ब्लंट।
अगर ये GAATTC CTTAAG करता है तो ये ऐसे हमने बनाया, आप सेंटर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें। सो अगर ये कट अवे फ्रॉम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता है तब तो स्टिकी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में लाइक अगर सीक्वेंस GGCC CCGG है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अगेंस्ट द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर अवे फ्रॉम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएगा तो स्टिकी और कोहेसिव एंड्स बनेंगे, अगर अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएगा तो इसको हम ब्लंट एंड्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स रिगार्डिंग, अब जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने फ्रेगमेंट्स जनरेट कर दिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट? Now next process is gel electrophoresis, sorting the fragments by size. So here in this case purpose is to separate DNA fragments which are produced by restriction enzymes. The process loading DNA fragments, these are loaded into wells in agarose gel, then electric field is applied, DNA is negatively charged क्योंकि DNA के अंदर phosphate होता है which is negatively charged, so it move toward anode which is positively charged. Then the gel acts as a sieve, smaller fragments move faster and farther, and the DNA is stained with ethidium bromide, fluorescing as bright orange bands. और फिर जहाँ पे desired DNA होता है उसको हम प्रोब लगा के निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं इल्यूशन। इसको एक बार इधर डायग्रामेटिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये जेल है जो कि एगरोज से बनाया जाता है। और एगरोज क्या होता है? एगरोज इज़ ए पॉलीसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड हमें सीवीड से मिलता है। ओके, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट हमने डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है, कोई भी जो बॉडी का फ्लूइड होता है ये कलरलेस होता है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए वी आर एडिंग लोडिंग डाई टू इट। तो लोडिंग डाई के साथ डीएनए इसमें जेल्स में, इसमें वेल्स में डालते हैं, और दिस इज़ नोन एज माइक्रोपिपेट, जिसमें छोटा सा माइक्रो लीटर में ही हम डीएनए को डाल सकते हैं। तो ये डालते हैं और बफर सोल्यूशन इसमें ऐड होता है और फिर करंट पास करते हैं। अब अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स इसमें मूव करते हैं। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सो वो तेज़ी से भाग के नीचे पहले पहुंच जाते हैं, एंड आफ्टर दैट द अदर फ्रेगमेंट्स आर मूविंग। अब इनको विजुअलाइज, हाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब नेक्स्ट है कि विजुअलाइज जब करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक और कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, प्रोब। जैसे हमें इंसुलिन जीन है या बीटी जीन है, या आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगी आपको ये सब क्या है। तो ये इनका जो भी डिज़ायर्ड जीन है एक्चुअली उसका हम प्रोब बनाते हैं। प्रोब क्या होता है? डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इट्स सीक्वेंस इज़ नोन टू अस। तो हमारे पास नोन है, हमने सिंथेटिक प्रोब इसके ऊपर डाला, जहाँ पे भी ये पूरे डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और जब हम इसको फ्लोरेसेंस से देखते हैं वो वाला पार्ट फ्लोरेस करेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको, जैसे ये ज़्यादा ये है, और इसको हम फिर वहाँ से इल्यूट कट करते हैं उसनी जेल को और अपने एप एंड ऑफ में ट्यूब में डाल के उसको सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग the changes which we have done after using restriction enzyme. So पहला वाला टूल किट था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करना। दूसरा टूल किट में आता है कि जो आपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट अभी इल्यूट आउट किया है उसको हमने क्लोनिंग वेक्टर में डालना है। सो क्लोनिंग वेक्टर इज़ द ब्लूप्रिंट डिलीवरी सिस्टम। सो इसका फंक्शन क्या होता है कि इट्स अ डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अ प्लाज्मिड विच कैरीज अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड इट कैन रेप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल। जो भी लेना, जैसे प्लाज्मिड लिया तो प्लाज्मिड का होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है, तो ऐसा लें जो कि अगर आपने फाज लिया, फाज भी जो है वो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकता है एज अ वेक्टर अगर हमने यूज़ किया है। सो देन उसमें फीचर्स क्या क्या होने चाहिए वेक्टर के? नंबर 1 स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। नंबर 2 उसमें ओराई साइट होनी चाहिए जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। और सेकेंडली एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉपी नंबर।
जो भी हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर हमने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट डालना है, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बननी चाहिए। एक दो बनी तो हमारे काम की नहीं, क्योंकि हम रेप्लिकेट करवा रहे हैं, हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, फिर आगे उसके बाद हम फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करके और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। सो कॉपी नंबर तो मतलब मेन इम्पॉर्टेंट नंबर 1 वो रेप्लिकेट कर सके किसी भी सिस्टम में, तब वो कैसे कर पाएगा अगर उसके अंदर ओराई साइट होगी। देन नेक्स्ट है कॉपी नंबर। थर्ड है सिलेक्टेबल मार्कर। हम ये कैसे जान पाएंगे कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है वो होस्ट सेल के अंदर चला गया, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, अ जीन दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो टिपिकली मोस्टली पहले जो था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता था, और अभी जो जीन यूज़ कर रहे हैं दैट आर क्रोमोजेनिक ऑल्सो। देन क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर क्लोनिंग साइट ही नहीं होगी तो वो रिकॉग्निशन एंजाइम्स जो है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कहाँ पे प्लाज्मिड को कट करेगा, ताकि उसमें डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट मॉलिक्यूलर ग्लू दैट इज़ डीएनए लाइगेज से उसको अटैच किया जा सके। देन नेक्स्ट आ जाता है कि ये डायग्रामेटिकली हमने दिखाया कि डायग्रामेटिकली ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, जिसमें PBr 322 इट इज़ अ सिंथेटिक प्लाज्मिड। सो सिंथेटिक प्लाज्मिड ऐसे कि ये बनाया था बॉलिवर रॉड्रिग्विस साइंटिस्ट ने। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ओरिजिन ऑफ साइट भी है, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन इज़ देयर, इसमें ECO-R1, PST, BAM-H1 ये क्लोनिंग साइट है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको नाम नहीं भी याद आ रहा, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट बताओ, अगर उसमें रोमन नंबर से मेंशन्ड है लाइक 1 2 3, दैट मीन्स दीज आर द क्लोनिंग साइट फॉर एनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो दिस इज एस्चेरिशिया, दिस इज कोलाई, R स्ट्रेन, RY13 1 मतलब उसका फर्स्ट डिस्कवरी। ऐसे ही BAM-H में बैसिलस है, माइलोफेशियंस है, H उसका स्ट्रेन है, 1 उसका फर्स्ट वाला डिस्कवरी है कि वो पहला एंजाइम उस बैक्टीरिया में पाया गया था। देन अगर उसके साथ में R लिखा हुआ है लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो व्हाट इट इज़ एक्चुअली शोइंग, दैट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन दैट वेक्टर। सो अलॉन्ग विद PBr ये डिपेंड करता है साइजेस पे कि कितने साइज़ का होगा हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट। अगर डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट छोटा है 10 to 12 या 15 किलो बेस पेयर का है, तो उस केस में हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। थोड़ा बड़ा है लाइक 400-500 KB का है, तो हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं। जैसे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा था कि HGP का जब एक्सपेरिमेंट किया था तो किस साइज़ का उन्होंने यूज़ किया।